बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, फैक्टर थ्योरम। लेकिन फैक्टर थ्योरम से पहले एक मैं डेफिनेशन करा लूं, फिर इस टॉपिक पर आते हैं। ये डेफिनेशन है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये डेफिनेशन है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या चीज है आए मैं बताता हूँ। लेट पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, the value of x which make a polynomial equal to 0. That is, if we put value of x in the polynomial p of x, then it becomes 0. Students, वो x की वैल्यू, इन शॉर्ट ये मैंने बात बताई है, वो x की वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को 0 बना दे। आपने इन शॉर्ट यूं ही याद रखनी है, ऐसी x की वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को क्या बना दे, 0। पॉलिनोमियल को 0 बनाने वाली वैल्यू, वो जो वैल्यू है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगी। पॉलिनोमियल को 0 बनाने वाली वैल्यू, इधर से याद रखें, पॉलिनोमियल को 0 बनाने वाली वैल्यू जो है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इन शॉर्ट यूं याद रख लें। और डिटेल में क्या है, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू, जरूरी नहीं कि हर बार x वेरिएबल हो, वो वेरिएबल की वैल्यू या ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो किसी पॉलिनोमियल में पुट करें और आउटपुट यानी रिजल्ट जो है वो 0 बन जाए, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मिसाल के तौर पर ये एक पॉलिनोमियल है, हम चेक करते हैं कि x इक्वल्स टू 2 इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। पॉलिनोमियल में पुट करने से कैलकुलेट किया, रिजल्ट आया 0। सो x इक्वल्स टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू x की, अब मैं और आसान कर रहा हूं, ऐसी कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल की जो किसी पॉलिनोमियल में पुट करें और उस पॉलिनोमियल को 0 आ जाए आंसर, तो ये x की जो वैल्यू या वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो उस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। नोट है, बड़ी अहम बात है ये। इफ सम वैल्यू x इक्वल्स टू c इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, देन रिमाइंडर विल बी 0, p ऑफ c इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इन फैक्ट हम किसी भी पॉलिनोमियल में जब कोई x की वैल्यू पुट करते हैं तो आउटपुट जो आता है वो रिमाइंडर होता है। स्टूडेंट्स, कोई भी x की वैल्यू जो हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो रिमाइंडर कहलाता है। ये आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम कोई भी x की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो जो आउटपुट यानी रिजल्ट को हम रिमाइंडर कहते हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो x की वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। ये वही बात हो रही। अब आए जी, असल टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। स्टूडेंट्स, ये आगे पूरे चैप्टर में ये काम आएगी, ये चीज, ये बात याद रखें, ये आगे यूज होनी है। फैक्टर हम ज्यादातर चेक करेंगे और 5.2 एंड 5.3 सारी की सारी फैक्टराइजेशन पर है। 5.2 एक्सरसाइज एंड 5.3 एक्सरसाइज, इस पूरी एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन पर हमारा फोकस होगा। दैट्स वाई इस बात को बड़े अच्छी तरह से समझना है कि फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी एक चीज आपको अलग से समझाता हूं, जरा गौर से देखिएगा। स्टूडेंट्स, मैं 15 को 7 पे भी डिवाइड कर रहा हूं एंड 15 को मैं 5 पे भी डिवाइड कर रहा हूं। 15 को 7 पर जब मैंने डिवाइड किया तो 7 2s are 14, रिमाइंडर आया 1। लेकिन अगर 15 को हम 5 पर डिवाइड करें, 5 3s are 15, रिमाइंडर आया 0। यहां पे आएंगे, उसको छोड़ें। जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो डिवाइजर जरूर फैक्टर होगा डिवाइडेंड का। जब भी रिमाइंडर 0 होगा, मैं अब इसको मिटा रहा हूं, जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो डिवाइडेंड का ये डिवाइजर जो है ये जरूर डिवाइजर इज फैक्टर, पक्की बात है। यानी ये जरूर, ये वाली जो वैल्यू इसके फैक्टर में से होगी। जब भी रिमाइंडर 0 होगा, डिवाइजर इज फैक्टर। अब ऑन अदर हैंड देखें, रिवर्सली देखें, इफ डिवाइजर इज फैक्टर, रिमाइंडर विल बी 0। इफ रिमाइंडर इज 0, डिवाइजर इज फैक्टर। इफ डिवाइजर इज फैक्टर, रिमाइंडर इज 0। यही फैक्टर थ्योरम है। इधर ये बात नहीं हो रही, लेकिन इधर ये जरूर चीज हो रही है। क्या?
अगर रिमाइंडर जीरो है तो डिवाइजर फैक्टर होगा, और अगर डिवाइजर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे ये इसलिए रिमाइंडर जीरो नहीं है कि ये डिवाइजर जो है वो 15 के फैक्टर्स में से नहीं है। आप देखें 15 के फैक्टर्स में 5 जरूर आ रहा है, तो जब भी हम उसके फैक्टर पे डिवाइड कर रहे होंगे, किसी भी वैल्यू को उसके फैक्टर पे डिवाइड कर रहे होंगे, तो रिमाइंडर जीरो होगा। और अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो ये बात पक्की है डिवाइजर क्या होगा, फैक्टर होगा। यही स्टेटमेंट फैक्टर थ्योरम की है। क्या है? अ पॉलिनोमियल p ऑफ x हैज फैक्टर x माइनस c इफ एंड ओनली इफ p ऑफ c इक्वल टू जीरो। p ऑफ c का मतलब है रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो डिवाइजर जरूर इस अंदर, अब समझे कि ये कोई पॉलिनोमियल है और यहाँ पे ये डिवाइजर है, तो यही बात कह रहा है कि अगर पॉलिनोमियल को कोई डिवाइजर डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर जीरो होगा। और अगर रिमाइंडर जीरो है तो ये डिवाइजर फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब है कंप्लीटली डिवाइड करना। अगर कोई फैक्टर होगा यानी कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर जीरो, और अगर रिमाइंडर जीरो है तो वो फैक्टर होगा यानी कंप्लीटली डिवाइड होगा। यही स्टेटमेंट जो है रिमाइंडर थ्योरम में है। इसमें ये जो इफ एंड ओनली इफ है, ये रिवर्स या कन्वर्स जिसको कह लें, कन्वर्सली, यानी हम, आपने ये मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ की एब्रीवेटिव फॉर्म ये है। इसको सिंबॉलिकली हम इससे डिनोट करते हैं। इसमें क्या है, ए से हम बी तक जाएंगे और फिर बी से वापस हम ए तक आएंगे। यानी ये मैंने इफ एंड ओनली इफ की, अगर आप देखें ना मेरा पहला चैप्टर, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये इफ एंड ओनली इफ का एक क्वेश्चन है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से ये बात बताई हुई है। पहले चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन है, मैं रिकॉल करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये बुक का पेज 16 है। इंशाल्लाह अगर आप एक्सरसाइज 1.2 देखें तो उसमें ये मेरी बात, ये आपको मैंने उसमें डिटेल में पढ़ाई हुई है। पेज 16 क्वेश्चन नंबर 3 में ये इफ एंड ओनली इफ की एब्रीवेटिव फॉर्म है, उसमें मैंने ये काफ़ी डिटेल से चीज़ बताई हुई है। अगर मेरा आप वो लेक्चर सुनेंगे तो उसमें ये चीज़ है। मैं यहाँ इन शॉर्ट बता देता हूँ। ये एब्रीवेटिव फॉर्म है इसकी। तो हम इसमें क्या करते हैं, ए कोई स्टेटमेंट लेकर इससे बी स्टेटमेंट या बी रिजल्ट बनाएंगे, फिर कन्वर्सली बी स्टेटमेंट लेकर हम ए चीज बनाएंगे। यानी इसमें एक वैल्यू लेकर उससे बी वैल्यू बनाएंगे और फिर बी वो दूसरी वैल्यू लेकर वापस ए वैल्यू बनाएंगे। इसमें ये कन्वर्सली प्रूफ होता है। यानी हम ये काम करेंगे, अगर ये थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स मैं x माइनस सी को पहले लिख लूं, ऐसे लिख लूं ना, तो फिर ये और आसान होगा। x माइनस सी इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ p ऑफ c इज जीरो। यानी यूं पढ़ लें कि x माइनस सी इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ p ऑफ c इज जीरो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम x माइनस सी को फैक्टर मानकर रिमाइंडर जीरो लाएंगे, फिर कन्वर्सली रिमाइंडर जीरो लेकर के हम x माइनस सी को फैक्टर बनाएंगे। इस थ्योरम में ये काम करना है। तो आए इसका अब हम प्रूफ करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का। स्टूडेंट्स इस प्रूफ में चूंकि डिवाइजर भी है, पॉलिनोमियल भी है, दैट्स व्हाई डिवीजन एल्गोरिथम हम लगाएंगे। जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में डिवीजन एल्गोरिथम लगाया था, तो डिवीजन एल्गोरिथम में चूंकि कोशेंट भी होता है और रिमाइंडर भी होता है, लिहाजा इन चारों बातों का जिक्र करेंगे। क्या, p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, x माइनस सी इज डिवाइजर, q ऑफ x इज कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर। ये बातों का जिक्र करके हमने p ऑफ x को लिखना है x माइनस सी इंटू क्यू ऑफ x प्लस r। ये डिवीजन एल्गोरिथम आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है रिमाइंडर थ्योरम वाला देखेंगे, उसमें ये चीज़ मैंने बड़ी डिटेल में बताई। अब आएंगे जी, हम एक चीज़ लेट करेंगे और ये चीज़ प्रूव करेंगे, फिर ये चीज़ लेट करेंगे और ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो वही बात, सपोज x माइनस सी इज फैक्टर ऑफ px। x माइनस सी को हमने बच्चों फैक्टर मान लिया, ठीक है। अब हमने रिमाइंडर को जीरो लाना, p ऑफ c मीन रिमाइंडर को जीरो लाना है। सपोज x माइनस सी इज अ फैक्टर ऑफ px, देन रिमाइंडर जरूर जीरो होता है। ये बाय डेफिनेशन चीज है। अगर
आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी जो है ना वो फैक्टर है किसी भी चीज़ का, तो उसमें फिर पॉलिनोमियल को जब वो चीज़ डिवाइड करती है, अगर ये फैक्टर है तो ये डेफिनेशन है कि रिमाइंडर फिर ज़रूर ज़ीरो होगा। तो यही बात कही जा रही है। सपोज x माइनस सी इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन रिमाइंडर ज़ीरो होगा। ये बाय डेफिनेशन बात है, आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। और जब रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो सो बाय रिमाइंडर थ्योरम इस पॉलिनोमियल में x की जगह हम c ले लेंगे, p ऑफ c ये रिमाइंडर होता है, लेकिन रिमाइंडर हम यहाँ कह रहे हैं जीरो है, लिहाजा p ऑफ c फिर जरूर जीरो होगा। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ c, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर को हमने जीरो ले लिया। क्यों? क्योंकि p ऑफ c इटसेल्फ रिमाइंडर होता है और ऊपर रिमाइंडर जीरो है, लिहाजा p ऑफ c क्या होगा? जीरो होगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख देंगे, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ c इक्वल टू जीरो, ये प्रूव हो गया। या दूसरे लफ्जों में आप यूं भी यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि इधर से अब आगे दूसरी तरह से आप यहाँ पे यूं भी कह, सामने ये मैंने रीजन भी दिया, सिंस p ऑफ c दैट इज रिमाइंडर। अब मैंने दूसरे लफ्जों में समझा देता हूं दूसरे तरीके से। आप यहां से आगे यूं भी कर सकते हैं, फॉर p ऑफ c पुट x इक्वल्स टू c, यानी आपको अब p ऑफ c चाहिए तो आप x की जगह c पुट कर दो। दूसरा तरीका ये है, p ऑफ c माइनस c, आपको चूंकि अब p ऑफ c चाहिए ना, x माइनस c तो फैक्टर आपने मान लिया, तो इसमें q ऑफ c, ये थोड़ा सा उधर रिमाइंडर थ्योरम की तरह, ये r। अब ये चीज तो जीरो बन गई, p ऑफ c दैट इज जीरो इनटू दिस वन, तो ये r लफज आया। लेकिन r को आपने यहां कहना है कि एज x माइनस c इज फैक्टर, सो रिमाइंडर जो है ये जरूर जीरो होगा। ये वाली रीजन देते हुए वही बात मैंने पहले r को जीरो पुट कर लिया और p ऑफ c इक्वल टू डायरेक्ट जीरो लिख दिया। आपने पहले अगर ऐसे करना है तो p ऑफ c यूं करके फिर बाद में r को जीरो लेंगे। r को हम क्यों जीरो ले रहे हैं? ड्यू टू दिस फैक्ट। तो इस तरह से कर लें, या जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि आप पहले ही इसको जीरो पुट करके फिर p ऑफ c को आप लिखेंगे दैट इज इक्वल टू जीरो बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये एक हिस्सा यूं हो गया। क्या आप फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये चीज फैक्टर है तो रिमाइंडर जरूर बाय डेफिनेशन जीरो होगा। रिमाइंडर जीरो है, r जीरो है, अब p ऑफ c होता ही रिमाइंडर है, p ऑफ c को फिर लिखेंगे दैट इज r, बट r इज इक्वल टू जीरो, सो p ऑफ c इक्वल टू जीरो। ये पहले वाला मेथड था। दूसरा तरीका ये है। अब कन्वर्सली चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को जीरो लेकर x माइनस सी फैक्टर बनाएंगे, यानी अब रिवर्स काम हो रहा है। कन्वर्सली वी सपोज दैट p ऑफ c यानी रिमाइंडर इज जीरो। अब हमने रिमाइंडर को जीरो ले लिया, पहले अब हम p ऑफ c निकाल लें, फिर आएंगे रिक्वायर्ड बात पर। हम p ऑफ c निकालते हैं, p ऑफ c जीरो है। अब हम इस डिवीजन एल्गोरिथम से p ऑफ c निकाल के फिर उसको जीरो पुट कर लेंगे। ये देखो, नो फॉर p ऑफ c पुट x इक्वल्स टू c इन इक्वेशन 1। ये जो डिवीजन एल्गोरिथम वाली इक्वेशन 1 है, इसमें हमने x की जगह क्या पुट कर दिया? c। p ऑफ c माइनस c, q ऑफ c प्लस r। ये p ऑफ c की जगह आपने ये जीरो ले लिया। मैंने अभी कहा कि x की जगह c पुट करके फिर p ऑफ c को हम जीरो पुट कर लेंगे, और ये c माइनस q ऑफ c, r की वैल्यू आ गई जीरो। r की वैल्यू ये जो जीरो आई है, ये r होता क्या है? r तो इनफैक्ट रिमाइंडर है, तो r की ये वैल्यू जीरो इसमें पुट कर लो, इसमें r की जगह जीरो पुट कर लो, तो ये चीज बन गई। अब ये क्या चीज बन गई है स्टूडेंट? ये क्या है? गौर करें, जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट ऐसे किसी पॉलिनोमियल वैल्यू के बराबर हो तो ये दोनों उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। फिलहाल हम x माइनस सी पर ही बात करेंगे। फ्रॉम हेयर वी से दैट, या क्लेम दैट, हेयर वी क्लेम दैट x माइनस सी इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी रिमाइंडर को जीरो पुट करके, p ऑफ c मीन रिमाइंडर है, रिमाइंडर को जीरो पुट किया इसमें, तो पीछे ये दो वैल्यूज बची। इनमें से हम कहेंगे कि ये भी कोशंट भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा, लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि x माइनस सी जो है ये जरूर फिर p ऑफ x का क्या होगा?
फैक्टर होगा। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट, यूं समझे ना, 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, तो फिलहाल मैं 5 की बात कर रहा हूं। सो 5 इज फैक्टर ऑफ 15, 3 भी फैक्टर होगा। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट किसी वैल्यू के बराबर हो तो वो फिर उन दोनों वैल्यूज उसका क्या होती हैं, फैक्टर होती हैं। फिलहाल आप इसको कहें ये x माइनस सी है, तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो ये प्रूफ है बेटा। एक मेथड में हमने x की जगह c पुट करके रिमाइंडर को 0 लेकर p ऑफ c इक्वल टू 0 कर लिया। दूसरे मेथड में भी x की जगह c पुट करके रिमाइंडर 0 निकाल कर रिमाइंडर को इसमें पुट किया। इधर रिमाइंडर 0 लेना है, इधर रिमाइंडर 0 निकाल कर इसमें पुट करके फैक्टर बनाना है। पहले केस में रिमाइंडर 0 बनाना है बाय डेफिनेशन, दूसरे केस में फैक्टर 0 रिमाइंडर 0 निकाल कर इसमें पुट करना है। यूं याद रख लें, पहले केस में रिमाइंडर डेफिनेशन के तहत रिमाइंडर 0 लाना है, दूसरे केस में x इक्वल टू सी पुट करके रिमाइंडर 0 लाना है। दूसरे केस में भी x इक्वल्स टू सी पुट करके रिमाइंडर 0 लाना है, लेकिन उस रिमाइंडर 0 को पुट करके फैक्टर बनाना है। बच्चों आप इसको दोनों यानी इसको और इसको यूं याद रख लें, दोनों को, यानी इसमें दो चीजें ना, एक ये वाला और एक कन्वर्स वाला। दोनों में आपने क्या काम करना है, रिमाइंडर को 0 बनाना है। इस केस में फैक्टर करके रिमाइंडर 0 लाना है, दूसरे केस में रिमाइंडर 0 करके रिमाइंडर 0 वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो फैक्टर बन जाएगी। फिर रिपीट करो, पहले केस में फैक्टर करके रिमाइंडर 0 लाना है, ये देखो फैक्टर बना लिया, फैक्टर बनाकर रिमाइंडर 0 लाना है बाय डेफिनेशन। दूसरे केस में रिमाइंडर 0 को इसमें पुट कर दे तो वो फैक्टर बन जाएगा। दूसरे केस में रिमाइंडर, ये चीज रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 निकाल कर रिमाइंडर 0 को इसमें पुट करके फैक्टर बना लो। ये तरीकाकार है। आप इसको, मेरी आखिरी बात को आप रिवाइंड करके दोबारा सुन लें, आपको ये समझ आ जाएगी। तो जैसे मैंने रिमाइंडर थ्योरम में बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम हमें रिमाइंडर निकालने में हेल्पफुल होता है, तो फैक्टर थ्योरम हमें क्या चीज बताने में हेल्पफुल होगा, दो चीजें, वेदर अ वैल्यू इज अ फैक्टर और नॉट। एक इसका ये काम है, फैक्टर थ्योरम दो जगहों पे यूज होगा। जब हमें कोई चीज चेक करनी हो कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो हम रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। और दूसरी बात, फैक्टर थ्योरम दो जगहों पे यूज होगा। क्या, किसी चीज को चेक करना हो कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो उधर ये काम करेंगे। क्या, इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइजर क्या होगा, फैक्टर होगा। दूसरी बात, 0 ऑफ पॉलिनोमियल चेक करने में भी फैक्टर थ्योरम हेल्प करता है। कोई वैल्यू अगर 0 ऑफ पॉलिनोमियल है तो वो उसमें पुट कर दें, रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो वैल्यू फिर क्या होगी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगी। और 0 ऑफ पॉलिनोमियल से आप इसको इधर ले आए तो ये x माइनस 2 इज फैक्टर। तो बेटा ये काम जो है ना, 0 ऑफ पॉलिनोमियल और फैक्टर वाली बात, ये मैंने अक्सर क्वेश्चंस में ये काम करना है, खासकर 5.2 में और 5.3 में। ये याद रख लो बात, 0 ऑफ पॉलिनोमियल वाली बात और फैक्टर वाली बात मैंने इन दो एक्सरसाइजेज में बारहा कई जगहों पे यूज करनी है। तो फैक्टर थ्योरम इज वेरी यूजफुल टूल टू चेक टू थिंग्स। क्या, आइदर अ वैल्यू इज फैक्टर और नॉट, एंड आइदर अ वैल्यू इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। ये हम फैक्टर थ्योरम में चेक करेंगे। तो फैक्टर, किसी चीज का चेक करना हो कि वो फैक्टर है या नहीं है, जस्ट उस चीज को 0 पुट कर लो। ये इन शॉर्ट बोल रहा हूं। अब इसकी एप्लीकेशन है, x की वैल्यू c मिलेगी, c को उस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, अगर पॉलिनोमियल का जवाब 0 आ जाए तो वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो वैल्यू फैक्टर होएगी। स्टूडेंट्स, ये एक और भी बड़ी अहम बात मैं ऐड कर रहा हूं, फैक्टर थ्योरम के अंदर भी हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। और प्रूफ में भी आप देख लो, हम किसी चीज प्रूफ में भी हमने ये देख लो, हमने इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज किया। तो किसी चीज का फैक्टर होने या ना होने का पता
हम पहले रिमाइंडर से निकालेंगे, रिमाइंडर निकाल कर हम चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 है तो वो वैल्यू फैक्टर होगी, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो वैल्यू फैक्टर नहीं होगी। तो आए अब हम इस फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों ये फैक्टर थ्योरम का प्रूफ जो है ये बड़ा रेयर है कि फेदर बोर्ड में आए, लेकिन अगर आ भी जाता है, पहले तो कभी नहीं अभी तक आया, लेकिन अगर आ भी जाए स्टेट एंड प्रूव, यूं क्वेश्चन दे दे कि स्टेट एंड प्रूव द फैक्टर थ्योरम, या फैक्टर थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट दे दे और कहे इसको प्रूव करो, तो इसके प्रूफ के लिए मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं। आपने क्या करना है, 2 बातें याद रखनी है। पहले केस में आपने फैक्टर मानकर रिमाइंडर 0 लिखना है, और ये बाय डेफिनेशन है क्या कि फैक्टर x माइनस सी को फैक्टर माना, अगर आप फैक्टर कह रहे हैं x माइनस सी को, तो रिमाइंडर होता ही 0 है, और रिमाइंडर को आप p ऑफ c कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर को हम क्या कहते हैं, p ऑफ c। क्या पॉलिनोमियल में हम x की जगह c पुट करें तो वो रिजल्ट पॉलिनोमियल का वो रिमाइंडर बनता है, तो p ऑफ c को 0 लिख देना, या यूं कर लें या यूं कर लें। ये मैंने दोनों तरीके अभी बताए थे कि आपने जब x माइनस सी को फैक्टर कह लिया, नो फॉर p ऑफ c, यानी ये चीज बनाना है तो x की जगह c पुट कर लें, x की जगह c पुट कर लें इसमें डिवीजन एल्गोरिथम में, तो ये p ऑफ c r आएगा। बट चूंकि आपने x माइनस सी को फैक्टर कहा है तो r यानी रिमाइंडर फिर क्या होगा 0, तो p ऑफ c 0 आ जाएगा। यानी ये वाला इतनी चीज कर लें डायरेक्ट, या यूं डिटेल में कर लें। क्या, जब आप x माइनस सी को फैक्टर कहोगे तो डायरेक्ट बोल दो रिमाइंडर इज 0, और p ऑफ c को रिमाइंडर ही कहते हैं, तो p ऑफ c या रिमाइंडर एक ही बात है, तो रिमाइंडर 0 इट मीन p ऑफ c 0, ये बात होगी। कन्वर्सली अब दोनों में हमने काम क्या करना है, इसमें फैक्टर से रिमाइंडर 0 लेकर आना है और इसमें रिमाइंडर 0 मानकर फैक्टर बनाना है। दूसरी जुगाड़ ये है कि इसमें रिमाइंडर को 0 मानकर फैक्टर बनाना है। अब वही काम, रिमाइंडर को 0 मान लिया, रिमाइंडर की वैल्यू r की वैल्यू 0 लिख दी। डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि p ऑफ c ये रिमाइंडर होता है, इट मीन r 0 है, वरना यूं करके कर लें जैसे यूं किया हुआ है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसकी जगह रिमाइंडर की वैल्यू 0, p ऑफ c जब 0 कह रहे हैं, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम r इज इक्वल टू 0। अब r की ये वैल्यू 0 इधर यूज करनी है, इसमें डिवीजन एल्गोरिथम में यूज करनी है। r की वैल्यू 0 पुट करके x माइनस सी को फैक्टर कहेंगे। इधर r की फैक्टर मानकर r की वैल्यू 0 लेकर आनी है, और इधर r की वैल्यू 0 लेकर के उसको डिवीजन एल्गोरिथम में पुट करके फैक्टर बनाना है। दैट इज द प्रूफ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। फिर रिपीट कर रहा हूं, इधर जो है फैक्टर मानकर r की वैल्यू 0 लेकर आनी है, बनानी है बाय डेफिनेशन। कन्वर्सली उधर r की वैल्यू 0 बनाकर उसको डिवीजन एल्गोरिथम में पुट करके फैक्टर प्रूफ करना है, फैक्टर बनाना है। ये मानकर ये चीज बनानी है, फिर ये मानकर ये चीज बनानी है। जब ये मानकर ये चीज बनानी है तो r की वैल्यू 0 डिवीजन एल्गोरिथम में पुट करके फैक्टर बना लेना, ये इसमें मेन काम है। ये आप मेरा अभी लेक्चर सारा रिवाइंड करके देखें तो काम उसमें यही हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं अलग से भी ये मेथड या ये मेथड दोनों पैरेलल नजर आ रहे हो, तो आपकी मर्जी है, इतनी चीज की बजाय ये भी कर लें तो भी ठीक है। पहले तो मैंने इसी को मिटा कर किया, तो आए मैं वापस अपनी उसी बात पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, show that x minus 3 is factor of x cube minus 2x square minus 5x plus 6। स्टूडेंट्स, जब भी किसी वैल्यू को फैक्टर चेक करना हो कि वो वैल्यू फैक्टर है या नहीं है, तो उधर पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर निकालेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि फैक्टर थ्योरम के अंदर भी हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, यानी फैक्टर होने या ना होने का पता हमें रिमाइंडर से चलेगा। क्या मतलब, अभी बताता हूं। हम पहले रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर कैसे निकालना होता है, डिवाइजर को 0 पुट करके वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। ये x की वैल्यू बनी,
इसको लेट पी ऑफ एक्स कर लें, इसके अंदर ये एक्स की वैल्यू पुट करके आगे कैलकुलेट करें। स्टूडेंट्स हमें ये रिमाइंडर निकला है, रिमाइंडर मिला है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि ये जो डिवाइजर होगा ये फिर क्या होता है, फैक्टर होता है। निकाला हमने रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर निकालने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि डिवाइजर जो है वो फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर होने या ना होने का पता भी हमें रिमाइंडर थ्योरम से ही चलता है, यानी रिमाइंडर थ्योरम की मदद से पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर डिवाइजर क्या होता है, फैक्टर होता है। और अगर रिमाइंडर 0 ना आए, ना हो, तो फिर डिवाइजर जो है वो फैक्टर नहीं होता। अगला सवाल यही है, डिसाइड वेदर दिस वैल्यू इज फैक्टर और नॉट। इस पॉलिनोमियल के लिए ये फैक्टर है या नहीं है। तो बिल्कुल यही तरीका, यही पैटर्न, डिवाइजर को 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करें, पॉलिनोमियल का जवाब जो है ये रिमाइंडर -5 आया, रिमाइंडर -5 आ गया। रिमाइंडर 0 हो तो डिवाइजर फैक्टर होता है, अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो फिर डिवाइजर फैक्टर नहीं होता। यही बात हमने कही है, रिमाइंडर इज नॉट 0, so x minus 3 is not factor of px। स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन 4 को और 10 को इकट्ठा कराऊंगा। मेरी यही कोशिश होती है कि सेम टाइप के जो क्वेश्चन है वो इकट्ठे करवाएं, और जो सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी फिर जो आसान क्वेश्चन होता है वो मैं पहले कराता हूं। जैसे 6 और 5 ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको मैं पहले 6 को कराऊंगा, फिर मैं 5 कराता हूं। 4 क्वेश्चन जो है वो हम 3 के बाद 4 कराना था मैंने, लेकिन 4 और 10 को हम इकट्ठा करेंगे। वेट करें, मैं बाद में कराता हूं। क्वेश्चन 6 क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ m इन दिस पॉलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। इस पॉलिनोमियल को अगर हम x - 3 पर डिवाइड करें तो m की क्या वैल्यू होगी, जबकि ये पॉलिनोमियल जो है x - 2 पे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 16 दे रहे हैं। स्टूडेंट्स जब भी किसी सवाल में लफ्ज रिमाइंडर आ जाए तो उधर रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे आप। याद रख लो, किसी भी क्वेश्चन में लफ्ज रिमाइंडर पड़ा है या लफ्ज रिमाइंडर आ जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर आप रिमाइंडर थ्योरम लगाकर रिमाइंडर निकालोगे। अब इस क्वेश्चन में लफ्ज रिमाइंडर आ गया, दैट्स वाई हम पहले रिमाइंडर थ्योरम लगाकर रिमाइंडर निकालेंगे। लेट ये गिवन पॉलिनोमियल, इसको पी ऑफ एक्स नाम दे दिया, डिवाइजर है x - 2, इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। रिमाइंडर निकालने का यही तरीका है, x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट की हमने, इसको कैलकुलेट किया, हमारा ये रिमाइंडर आया। सुनना है अब जुमला, अगर इस पॉलिनोमियल को x - 2 डिवाइड करे तो रिमाइंडर तो 16 है। बुक वाला तो कह रहा है कि रिमाइंडर 16 है, जबकि हमने इसी पॉलिनोमियल के साथ रिमाइंडर निकाला, ये पॉलिनोमियल एक ही है, एक गिवन रिमाइंडर है, एक हमने रिमाइंडर निकाला। लिहाजा इस पॉलिनोमियल के लिहाज से इन दोनों रिमाइंडर्स को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल एक है। ये हमने रिमाइंडर निकाला, ये गिवन रिमाइंडर है, लिहाजा पॉलिनोमियल एक ही, लिहाजा इन दोनों रिमाइंडर्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, यानी इन दोनों रिमाइंडर्स को इक्वल होना चाहिए। दैट्स वाई आगे लफ्ज लिखेंगे इक्वेटिंग द रिमाइंडर्स, इस रिमाइंडर को इसके क्या है, इक्वल कर लेंगे। इस पॉलिनोमियल को ये चीज डिवाइड करे तो रिमाइंडर ये है, हमने भी रिमाइंडर निकाला इसी पॉलिनोमियल के लिहाज से, हमारा ये रिमाइंडर है, ये गिवन रिमाइंडर है, इनको इक्वेट कर लिया, ये हमें m की वैल्यू मिल गई। एक तो ये तरीका, दूसरा ये भी तरीका है कि आप यहीं पर p ऑफ 2 के साथ यहां नीचे 16 लिख लें, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल में जब हम x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं तो ये चीज दर हकीकत रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक इसको रिमाइंडर कहते हैं। दैट्स वाई p ऑफ 2 ये रिमाइंडर है, दैट इज 16। डायरेक्ट 16 लिखकर फिर ये लिखने की नहीं जरूरत, डायरेक्ट इधर से फिर m निकाल लें या ये यूं करके m निकाल लें, दोनों तरह से सही है। अब आप देखें क्वेश्चन 5 आपको 100% समझ आएगा। पहले क्वेश्चन 6 मैंने इसलिए कराया कि क्वेश्चन 5 में भी तकरीबन यही स्टोरी है, लेकिन बात को वो जरा घुमा फिरा के पेश कर रहे। क्या मतलब, आए find value of q if this polynomial is exactly divisible by x plus 1। स्टूडेंट्स 3 लफ्ज हैं, एक सिर्फ हो लफ्ज डिविजिबल, या एक लफ्ज है एग्जैक्टली डिविजिबल,
या एक लफ्ज है कंप्लीटली डिविजिबल। क्वेश्चन 4 में लफ्ज कंप्लीटली डिविजिबल है, 5 में लफ्ज एग्जैक्टली डिविजिबल है, या सिर्फ लफ्ज डिविजिबल आ जाए। तीनों का मतलब क्या है, सेम है, और तीनों में जो है रिमाइंडर 0 होगा। कोई भी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू पे डिविजिबल हो तब भी रिमाइंडर 0, कोई भी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो तब भी रिमाइंडर 0, या कंप्लीटली डिविजिबल हो तब भी रिमाइंडर 0। डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल या कंप्लीटली डिविजिबल, तीनों के वक्त रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर शुड बी 0। तो इस सवाल के अंदर ये बात छुपी पड़ी है कि रिमाइंडर 0 है, जबकि यहां रिमाइंडर 16 है। इधर एग्जैक्टली डिविजिबल के अंदर ये बात छुपी पड़ी है कि रिमाइंडर 0 है। यानी इस सवाल में उसने ये बात थोड़ी छुपा के रखी है, घुमा फिरा के पेश की है कि इस सवाल में रिमाइंडर 0 है एग्जैक्टली डिविजिबल की वजह से। तो काम हम यही करेंगे, सिर्फ हमारे पास एंड पे ये जो हमारा रिमाइंडर आया है, हमने इसको इस क्वेश्चन में किसके साथ इक्वेट करना है, 0 के साथ। बीच में ये रीजन देनी है, आए मैं बताता हूं, सवाल को कराता हूं। ये लेट, ये पॉलिनोमियल है और डिवाइजर है x+1। डिवाइजर को हमने 0 पुट करके रिमाइंडर निकालना है। सर हम यहां रिमाइंडर क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, उसने कहा है फाइंड वैल्यू ऑफ q इफ दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल। तो जब किसी सवाल में रिमाइंडर का जिक्र आ जाए तो वहां हम रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। तो इसमें यह बात छुपी पड़ी है कि रिमाइंडर इज 0, तो हम दैट्स वाई रिमाइंडर निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली डिविजिबल के अंदर ये बात छुपी पड़ी है। तो आगे हमने यही काम किया, ये हमारा रिमाइंडर है। अब आगे वही बात, एज p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+1, उसी का गिवन सेंटेंस है, सो रिमाइंडर विल बी 0। ये जुमला हमने कहा, सो इक्वेटिंग द रिमाइंडर्स, इसको इक्वेट कर लिया। या फिर आप पहले यहां पे ये जुमला बोल देंगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+1 और फिर इसकी जगह डायरेक्ट रिमाइंडर 0 लिख देना है और आगे q की वैल्यू निकाल लें। आप इस सवाल को और इस सवाल को चेक भी कर सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं ये सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे जी बच्चों, फर्ज कर लो इसी सवाल में ये m की वैल्यू -6 इसमें पुट करके इसका रिमाइंडर निकालो तो रिमाइंडर 16 ही आएगा। ये जो m की वैल्यू है इस पॉलिनोमियल में 6 पुट कर दो यहां और फिर रिमाइंडर निकालो तो रिमाइंडर जरूर 16 आएगा। और इधर भी आप चेक कर लें, रिमाइंडर जो है वो q की वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्वेश्चन 7 है, चेक वेदर 1 एंड -2 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसको लेट p ऑफ x करेंगे और ये अभी मैंने बताया कि वो x की वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल में पुट करें और उसका जवाब 0 आ जाए तो वो x की वैल्यू क्या कहलाती है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। या इन शॉर्ट वो x की वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को 0 कर दे वो x की वैल्यू क्या कहलाती है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इधर यही काम करना है, ये x की वैल्यू 1 जो है इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, आगे कैलकुलेट किया, जवाब आया 0, लिहाजा ये x की वैल्यू जो है ये वाली ये क्या होगी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगी। आप चाहें तो यहां से फैक्टर भी बता सकते हैं कि x-1 इज फैक्टर, लेकिन इधर फैक्टर बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। सिमिलरली x इक्वल्स टू -2 इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो ये 0 आंसर नहीं आया, तो आगे लिखेंगे p ऑफ -2 दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इक्वल्स टू -2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इधर तो ये हमें मेंशन थे वैल्यूज के, इनको चेक करना है कि ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है, जबकि इस क्वेश्चन में हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल खुद ढूंढने हैं, बनाने हैं, निकालने हैं। फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस वैल्यू, दिस पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, मैं एक तो ये तरीका जो मैं इधर आपको बता रहा हूँ, जब भी बच्चों आपने रूट्स या 0 ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर, इस चैप्टर 5 की बात करूं, जब भी आपने इस चैप्टर में 0 ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ढूंढने हो तो आसान तरीका ये है कि आप बच्चों कैलकुलेटर यूज करो। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, मॉड का बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने ये देखें इस तरह का पैटर्न लिखा आ गया है। इसमें नंबर 5 पे जाएं तो इक्वेशन है,
दर हकीकत हम इक्वेशन से उसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स जो होते हैं वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर होते हैं या इक्वेशन के अंदर होते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन या इक्वेशन एक ही है। रूट्स जो हैं वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर होते हैं, जबकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो पॉलिनोमियल के अंदर होते हैं। बट काम दोनों का एक ही होता है, वो वैल्यू जो किसी इक्वेशन में पुट करें और वो उसको सेटिस्फाई करे वो रूट कहलाती है, और वो वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल में पुट करें और आंसर जीरो आ जाए तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। सेटिस्फाई का ये मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दर हकीकत हम रूट्स या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो नंबर 5 पर इक्वेशन है, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको इक्वेशन समझें, इक्वल टू जीरो समझे, ये एक इक्वेशन है, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें। तो दैट्स वाई आपने इक्वेशन के लिए नंबर 5 को प्रेस करें। जैसे ही बच्चों आप 5 प्रेस करेंगे तो पूरे इस चैप्टर में पॉलिनोमियल इक्वेशन होंगी। तो ये नंबर 4 पर जाए ना, तो क्यूबिक इक्वेशन जो है नंबर 4 पे, पूरे इस चैप्टर में क्यूबिक इक्वेशन होंगी। तो नंबर 4 को प्रेस करें। अब ये जनरल जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो बच्चों ये होती है ax³ + bx² + cx + d। ये हमारे पास जनरल जो है क्यूबिक इक्वेशन है। तो जरा इसको और इसको थोड़ी देर के लिए कंपेयर करें। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू -6। दर हकीकत इसमें a को आप 2 पुट करोगे, b को 3, c को -11 और d को -6, तो आपको ये कैलकुलेटर रूट देगा। तो कैलकुलेटर आपसे a, b, c और d की वैल्यू मांग रहा है कि a को क्या वैल्यू पुट करनी है। तो कर्सर देखें तो a के साथ ब्लिंक कर रहा है, तो आप 2 प्रेस करोगे। 2 प्रेस करके इक्वल का बटन प्रेस करो तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली a को वैल्यू 2 ले चुका होगा, यानी कैलकुलेटर जो है उसने a को वैल्यू 2 असाइन कर ली है। दूसरे लफ्जों में यूं समझ लें कि आपने a की जगह 2 जो है कैलकुलेटर में वैल्यू प्लग इन कर ली है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, b की वैल्यू लेनी है 3। तो कर्सर b के साथ है, 3 प्रेस करें, इक्वल प्रेस करें, हर अगली वैल्यू के लिए इक्वल प्रेस करें। अब b को वैल्यू ये मिल चुकी है, -11 चाहिए c के लिए, -11 इक्वल प्रेस करें, c को वैल्यू 11 असाइन हो चुकी है, d की वैल्यू -6 है, -6 इक्वल प्रेस करें। अब आपने इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको रूट्स मिलेंगे। इक्वल प्रेस करें तो पहला रूट जो है वो -3 है, फिर इक्वल प्रेस करें तो 2 है, फिर इक्वल प्रेस करें तो -1/2 है। ये आपको कैलकुलेटर ने रूट्स दे दिए। अब यही वैल्यू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी हैं, लेकिन आप इनमें से बच्चों कोई एक वैल्यू जो है वो एज ए कैलकुलेशन यूं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए करेंगे, और बाकी 2 वैल्यूज आपने सिंथेटिक डिवीजन से या सिंपल डिवीजन से निकालनी है। जो आपको 3 रूट्स मिले होंगे उनमें से कोई एक वैल्यू, और ज्यादातर ये वाली वैल्यूज 1, -1, 2, -2, यानी छोटी से छोटी ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू, प्रेफर करें इनको। इनमें से यही काम हम 5.2 एक्सरसाइज में भी करेंगे, जो काम हम क्वेश्चन 8 में कर रहे हैं सेम यही कैलकुलेशन हम 5.2 में भी करेंगे। हमने इन रूट्स में से एक वैल्यू जो इनमें से कोई अगर होगी तो वो वैल्यू हम इस तरह से, जैसे ये की थी कैलकुलेशन, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ये देखो 2 मैं पुट कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है, आप -3 भी कर सकते हैं, कोशिश करें फ्रैक्शन वाली ना करें। इस प्रोसेस को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपने ये लफ्ज लिखना है जरूर, आफ्टर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करने के बाद वी नोटिस दैट या वी सी दैट, अब ये वाली एक वैल्यू इनमें से ये या ये कोई एक वैल्यू पुट कर लें, फ्रैक्शन वाली ना करें। तो 2 मैंने पुट की, ज्यादातर हमारी प्रेफरेंसेस ये वाली वैल्यूज होंगी, इनमें से कोई आई होगी तो वो ज्यादा है बेहतर, वरना आप -3 भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। x की जगह अब 2 पुट किया, कैलकुलेशन किया, ये 0 आ गया, इट मीन एक हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया। बच्चों एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेटर से, बाकी 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो हैं वो सिंथेटिक डिवीजन से या सिंपल डिवीजन से। मैंने कहा ना कि इस क्वेश्चन को कई तरीकों से किया जाता है। तो एक तो ये तरीका है कि एक वैल्यू आप
कैलकुलेटर से, बाकी दो वैल्यूज सिंथेटिक डिवीजन से। सर टोटल वैल्यूज कितनी होंगी? स्टूडेंट्स जितनी पावर होती है उतने फैक्टर या उतने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनने का चांस होता है। किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है, मैक्सिमम पावर होती है, उतने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या उतने रूट्स या उतने फैक्टर्स हुआ करेंगे। फिलहाल हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो ये एक वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, इससे ये फैक्टर बन गया। फैक्टर से सिंपल डिवीजन करते हैं और इससे सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। ये वैल्यू सिंथेटिक डिवीजन के लिए यूज होती है, लेकिन अगर मैं सिंपल डिवीजन करके कोशंट निकालता तो फिर हमने सिंपल डिवीजन से मुराद जो नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं, फिर हम x-2 इधर रखते और ये जो है डिवाइडेंड इधर ले लेते, 3x - 11x - 6। अब बच्चों आपने निकालना है कोशंट, कोशंट यहां पे आएगा तो वो यही कोशंट होगा जो हमने सिंथेटिक डिवीजन से कोशंट निकालना है। सिंथेटिक डिवीजन इज वेरी शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट कोशंट। याद रखो बच्चों, सिंथेटिक डिवीजन से हम कोशंट निकालते हैं, सिंपल डिवीजन से भी हमें कोशंट मिलेगा, लेकिन ये 3-4 स्टेप्स के बाद कोशंट यही मिलना है। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन में एक ही स्टेप में कोशंट मिलता है। लेकिन याद रख लो, सिंथेटिक डिवीजन सिर्फ तभी काम करेगी जब डिवाइजर लीनियर होगा। सिंथेटिक डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये तीनों चीजें ये तभी वर्क करती हैं जब डिवाइजर जो है वो क्या हो, लीनियर हो। सिंथेटिक डिवीजन वर्क्स ओनली इफ डिवाइजर इज लीनियर, रिमाइंडर थ्योरम वर्क्स ओनली इफ डिवाइजर इज लीनियर, फैक्टर थ्योरम वर्क्स ओनली इफ डिवाइजर इज लीनियर। यानी अगर डिवाइजर लीनियर है तो सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, लेकिन फर्ज कर लो डिवाइजर यहाँ लीनियर ना होता, x² वगैरह या x³ होता, तो फिर हम नॉर्मल डिवीजन से ही कोशंट निकालते। लेकिन जब डिवाइजर लीनियर होता है तो आप कोशंट जल्दी निकाल लिया करो। कैसे? सिंथेटिक डिवीजन से कोशंट निकाल लो। हमने एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेटर से, बाकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सिंथेटिक डिवीजन से निकालने हैं, लेकिन कैसे? कोशंट निकालकर या डिप्रेस्ड इक्वेशन निकालने, एक ही बात है। कोशंट से हम आगे डिप्रेस्ड इक्वेशन इक्वल टू 0 करके हमने जो है उसकी आगे फैक्टराइजेशन कर ली। ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये भी जरूर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगी, लेकिन इसको फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनाना भी है। इसमें पुट करके 0 जवाब आएगा और इस वैल्यू को भी पुट करके 0 जवाब आएगा। तो हमारे ये 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। आए हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। तो x की वैल्यू 2 के साथ सिंथेटिक डिवीजन क्या है? ये 2, फिर ये 3 - 11 - 6 ये लिख लिया। पहला कोफिशिएंट एज इट इज लो डाउन करके इधर डिवाइजर हम लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके अगले नंबर के नीचे लिखकर ऐड करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके अगले नंबर के नीचे लिखकर ऐड करना। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। एंड पे ये रिमाइंडर 0 आएगा, आखिरी सम को रिमाइंडर कहते हैं। नॉट डिप्रेस्ड इक्वेशन, हमेशा डिप्रेस्ड इक्वेशन या कोशंट में हम इक्वल टू 0 नहीं डालते, डिप्रेस्ड इक्वेशन में हम इक्वल टू 0 भी डालते हैं। तो ये कोशंट मिलेगा, हमेशा इसमें एक पावर कम होगी। 2x² क्यूबिक के साथ अब x² बनेगा, क्योंकि पावर क्यूब थी, अब x²। 2x² + 7x + 3 इक्वल टू 0। याद रख ले, सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस एक बार होता है तो एक पावर कम होगी, अगर 2 बार सिंथेटिक डिवीजन हो तो 2 पावर कम होगी। आप याद करें 9th 10th में जब पावर 4 होती थी तो इधर आप 2 बार सिंथेटिक डिवीजन करते थे, तब जाके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती। हमारी कोशिश ये होगी कि जब भी हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो बाद में जो नई इक्वेशन आएगी वो क्यूबिक इक्वेशन की बजाय क्वाड्रेटिक हो। याद रखो, सिंथेटिक डिवीजन कब यूज होती है? जब गिवन वैल्यू जो है उसमें पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 से ज्यादा पावर हो। क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की कितनी पावर हो? 2 से ज्यादा पावर हो, यानी पावर 3 हो, 4 हो, तो वहां पे हम सिंथेटिक डिवीजन करके रिड्यूस पावर करके क्वाड्रेटिक लाते हैं। क्वाड्रेटिक बनाकर उसकी मिड टर्म ब्रेक की फैक्टराइजेशन होगी। अब इनको अलग अलग 0 पुट किया, ये हमारे फैक्टर्स हैं
इन्हीं को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे बेहतर है पुट करके चेक कर लो। तो ये 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आए। एक तो बच्चों ये तरीका है, क्या आप लिखना चाहें ये मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में लिखा दूंगा। एक रूट एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेटर से, बाकी 2 सिंथेटिक डिवीजन से। एक तो ये तरीका है। दूसरा बच्चों ये भी तरीका है, नॉर्मली ये आपने 9th 10th में पढ़ा है, ये P बाय Q मेथड है। लेट इसको आप P कहोगे, P इज इक्वल टू 6, जो बगैर वेरिएबल के यानी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो P है। इसके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव साइन हो तो हमने हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। P इज 6 और ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये Q है, Q इज 2। आपने 6 के सारे फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ P के फैक्टर निकालने हैं। तो 1 2 3 6 Q के फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ Q 2 था तो इसके ये फैक्टर हैं। अब हमने निकालने हैं फैक्टर्स ऑफ P बाय Q, P ओवर Q, इनके फैक्टर निकालने हैं। यानी Q ये है, ये Q तमाम P को डिवाइड करेगा, ये Q तमाम P को डिवाइड करेगा। यानी ये 1 ओवर 1 1, 2 ओवर 1 2, 3 ओवर 1, ये 1 सब को डिवाइड करके लिखना है। 3 ओवर 1 दैट इज 3, 6 ओवर 1 दैट इज 6। अब ये 2 इन तमाम को डिवाइड करेगा। 1 बाई 2, 2 बाई 2 दैट इज 1, वो ऑलरेडी 1 पढ़ा, लिखें या ना लिखें दोबारा रिपीट करने की नहीं जरूरत। 3 बाई 2 एंड ये Q इस P बाई Q का मतलब है कि तमाम P को Q पे डिवाइड कर रहे हैं। ये P 1 बाई 2, ये P 2 बाई 2, 3 बाई 2, 6 बाई 2 दैट इज 3। और साथ अब आपने इन सब के साथ प्लस माइनस डालने। तो ये ऑल पॉसिबल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। पहले ना प्लस माइनस डालें इधर, अब जाके पहले ये सारे प्लस ही रखें, अब जाके जो है वो फैक्टर्स ऑफ Q जो था वो 2 था तो फैक्टर ऑफ Q वो 2 है। सबके साथ प्लस माइनस डालें तो ये आपके पॉसिबल फैक्टर्स बन गए। अब इन सारों को 1 2 3 4 5 6 7 ये 14 वैल्यूज हैं। इन सारों को आपने बारी बारी पुट करना है। जो जवाब 0 आए वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, जो जवाब 0 नहीं आएगा वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेहतर यही है बच्चों, ये बड़ा लेंथी मेथड हो जाना है, बेहतर यही है कि आप इससे करें, बेहतर है आप इस मेथड से करें, ये बहुत लेंथी हो जाता है। बच्चों यहाँ पे मैं एक बात और भी ऐड करता चलूं, कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सोच रहे होंगे या उनके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर ये जब तीनों वैल्यूज हम कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं तो हमने सिर्फ एक वैल्यू को क्यों कैलकुलेटर से हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ किया, हम बाकी वैल्यूज को भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। बेटा करने को बाकी वैल्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में जो है मेथड चूंकि एक वैल्यू जो है वो इस तरह से फाइंड आउट की जा रही है, बाकी वैल्यूज को हम सिंथेटिक डिवीजन से फैक्टराइजेशन बना कर ही करेंगे। तो बेहतर यही है कि पूरे नंबर तभी मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर जब आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। यानी आप एक रूट जो कैलकुलेटर से निकालनी होंगी वैल्यू, उनमें से किसी एक वैल्यू को, एक रूट को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के साथ चेक कर लें, बाकी वैल्यूज को सिंथेटिक डिवीजन के साथ ही करके ये वैल्यूज निकाल कर फिर इसमें चेक करना है। वैसे ये अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू जरूर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ही बनेंगी, लेकिन बेहतर यही है कि इनको भी आपने P ऑफ X में पुट करके आगे शो कर लें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बना लें। इस पे इतना टाइम नहीं लगना, जस्ट 1-1 2-2 सेकंड में ये वैल्यू डायरेक्ट आगे जीरो लिख देना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के तहत। बेहतर ये है कि इनको पुट कर लें। एक और बात भी ऐड करता चलूं स्टूडेंट्स, जब भी आपको फैक्टराइजेशन करनी होगी, एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हम जब जाएंगे वहां पे फैक्टराइजेशन करनी है हमें, तो जब भी हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी तो आप कोशंट बनाया करोगे, यहां से आगे कोशंट बनाया करोगे। लेकिन जब आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हो तो बेहतर है आप कोशंट की बजाय डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाया करो, क्योंकि ये जो रूट्स हैं, ये वैल्यूज जो है x की, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसमें पुट करते हैं। फैक्टराइजेशन करनी हो तो फिर आप बेशक कोशंट बना लिया करो।
आप अपने तौर पे एंड पे चेक कर लो कि ये वही रूट्स मिले हैं जो कैलकुलेटर से हमने ये निकाले थे, कैलकुलेटर से जो वैल्यूज आई हैं ये वही रूट्स मिले हैं जो हमने इधर से बनाए हैं। ये एंड पे आप वेरीफाई कर सकते हो। तो बेहतर यही है कि आप ये वाला मेथड अपना लो जो मैंने अभी किया है। ये वाला भी बहुत लेंथी मेथड हो जाता है P/Q वाला, तो आपको ये वाला आसान लग रहा होगा, तो आप यही कर लो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये एक ही तरह के क्वेश्चन है। इन दोनों में कैलकुलेशन तकरीबन एक जैसी है, इसलिए इनको मैंने साथ साथ इकट्ठा रखा है। ये क्वेश्चन 4 देखें। इफ दिस वैल्यू इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर सच दैट द क्वोशंट इज दिस वन, देन फाइंड द अदर फैक्टर। स्टूडेंट्स यहां भी लफ्ज कंप्लीटली डिविजिबल आ गया। जब भी लफ्ज कंप्लीटली डिविजिबल हो या एग्जैक्टली डिविजिबल हो या सिर्फ डिविजिबल हो, तीनों का मतलब एक ही है और तीनों में रिमाइंडर 0 होता है। इट मीन इस क्वेश्चन में हमने कहना है कि कंप्लीटली डिविजिबल है, लिहाजा रिमाइंडर 0 होगा। तो इस सवाल में हम इस चीज को लेट P ऑफ Y ले लेंगे, यानी पॉलिनोमियल को P ऑफ Y ले लिया। ये हमारा क्वोशंट है और डिवाइजर हमें निकालना है। डिवाइजर, ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल हो तो हमेशा रिमाइंडर जो है ये 0 होता है। ये पहले भी मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे लफ्ज है ना कंप्लीटली डिविजिबल, लिहाजा रिमाइंडर 0 होगा। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे आपकी मर्जी है सेंटेंस लिखें या ना लिखें बाय डिवीजन एल्गोरिथम, लेकिन यूज़ ये चीज़ ज़रूर करनी है। तो डिवीजन एल्गोरिथम की वजह से डिवाइडेंड, जिसको हम पॉलिनोमियल कर लें, पॉलिनोमियल इधर लिखा, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आपकी मर्जी है इस रिमाइंडर को R लफ्ज लिखें या सिर्फ रिमाइंडर R लिख लें, पूरा रिमाइंडर लफ्ज लिख लें या सिर्फ R लिख लें। चूंकि कंप्लीटली डिविजिबल है लिहाजा रिमाइंडर क्या होगा 0, तो ये डिवाइजर इनटू क्वोशंट और R की जगह हम 0। अब ये दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास रह गई हैं। स्टूडेंट जब भी कोई पॉलिनोमियल इक्वल टू आपके अपने दो वैल्यूज या दो फैक्टर के बराबर हो तो ये दोनों चीज़ें इसको पूरा पूरा डिवाइड करती हैं। पहले भी मेंशन है कि एक फैक्टर उसका जो है ना वन ऑफ इट्स फैक्टर वो उस पर कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्वोशंट गिवन है, डिवाइजर निकालना है। तो हमें बच्चों डिवाइजर निकालना है, इस क्वोशंट को उधर जाके हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यही काम इस सवाल में किया है। तो ये देख लें, हेयर वी लेट पॉलिनोमियल P ऑफ Y, इसको पॉलिनोमियल लेट कर लिया। ये क्वोशंट दिया हुआ है, अदर फैक्टर निकालना है, अदर वैल्यू निकालनी है, जबकि कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 पुट कर लेंगे हम। तो इट इज गिवन दैट P ऑफ Y इज कंप्लीटली डिविजिबल सो रिमाइंडर 0। ये जुमला आपने जरूर लिखना है, ये सेंटेंस। सो वी कैन राइट, ये डिवीजन एल्गोरिथम की यहाँ पे बात, यानी ये सेंटेंस लिखें या ना लिखें बाय डिवीजन एल्गोरिथम, लेकिन ये चीज बेहतर है ये लिख लें, P ऑफ Y इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप ये सेंटेंस ना भी लिखें, डायरेक्ट ये चीज़ लिख दें तब भी ठीक है। ज़रा ये मैंने इसलिए लिखवा दी है डिवीजन एल्गोरिथम वाली ये चीज़ कि इसमें बात मुकम्मल हो जाती है। तो रिमाइंडर की जगह R लिख लें या पूरा लफ्ज़ रिमाइंडर लिख लें। यहाँ पे चूंकि रिमाइंडर 0 है, R 0 पुट करेंगे। हमने P ऑफ Y यानी डिवाइडेंड को पॉलिनोमियल P ऑफ Y पुट कर दिया है। इन दोनों में से एक वैल्यू गिवन है, क्वोशंट गिवन है, डिवाइजर निकालना है। डिवाइजर को बाद में हम फैक्टर कह लेंगे क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है तो फैक्टर निकालना है। स्टूडेंट्स उसने कहा है कि ये चीज दो वैल्यूज पर कंप्लीटली डिविजिबल है सच दैट एनी ऑफ इट्स, कंप्लीटली डिविजिबल बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर, यानी कोई से इसके दो फैक्टर हैं और उनमें से किसी एक पर ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अंडरस्टूड है कि जब ये दो चीजों इसके फैक्टर्स होंगे तो ये इस पे भी कंप्लीटली डिविजिबल है, इस पे भी कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फर्ज कर लो ये 15 इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, तो ये 15 5 पे भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 3 पे भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी यहाँ रिमाइंडर 0 है तो ये जो भी दो वैल्यूज हैं ये इसके फैक्टर हैं। तो यहाँ पे उसने इन दो में से एक वैल्यू दी हुई और दूसरी निकालनी या मांगी है, तो हम क्या करेंगे फिर, सिंपल सी बात है, इसको इधर हम डिवाइड कर लेंगे। जब भी बच्चों इस तरह की चीज आ जाए कि ये बराबर है इन दो फैक्टर्स के, तो एक फैक्टर उनमें से मिसिंग हो और दूसरा निकालना हो, तो इन दो फैक्टर में से जो भी फैक्टर गिवन है उसको उधर डिवाइड कर लें, अदर फैक्टर निकाल लें। तो यहाँ से अगला काम यही हो रहा है
कि डिवाइजर हमने निकालना था तो ये चीज उधर जाके डिवाइड कर दी। जैसे यहाँ पे देखे ना, फर्ज कर लो इन दोनों में से कोई एक वो मिसिंग कर दे तो आपने अदर वैल्यू कैसे फिर ये वाली निकालनी है, तो ये 3 उधर जाके डिवाइड कर देना। फर्ज कर लो 3 मिसिंग दे देता तो 5 को उधर जाके डिवाइड कर लेते। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि ये जो कोशंट है ये इन दो का प्रोडक्ट है, ये जो पॉलिनोमियल है ये इन दो का प्रोडक्ट है, इनमें एक वैल्यू गिवन है दैट इज कोशंट, अदर वैल्यू डिवाइजर निकालनी है। तो ये थोड़ी देर के लिए इसको उधर जाके डिवाइड कर दो तो डिवाइजर निकाल लो हम। ये इसको इस तरह से सिंपल डिवीजन यहाँ पे हो रही है। ये देखें ना, ये 4y² और 4y³ है। तो जब सिंपल डिवीजन करनी हो तो इसका ये तरीका है कि इधर से पहली टर्म ले लो और इधर से पहली टर्म ले लो और इनको आपस में डिवाइड कर दो। 4y³ डिवाइडेड बाई 4y², तो ये बच्चों 4 से 4 कट गया, y² से ये y³ एक कटेगा, पीछे एक y की वैल्यू रहेगी, सिर्फ y रह गया। इट मीन यहाँ पे आपने पहले y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ डिवीजन वाली आप छोटी क्लास में पढ़, ये नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव और ये सॉरी ये कट जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू बची बनी। अब फिर फर्स्ट टर्म को इधर भी फर्स्ट टर्म को ले लें, 4y² इधर भी फर्स्ट टर्म को इसके साथ डिवाइड कर लें, ये कट के क्या बचा 1, तो इट मीन यहाँ पे ये +1 पे जाएगा। अब 1 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे लिखकर इनके साइन चेंज कर दो, तो ये सारा कट के रिमाइंडर 0। तो ये हमारे पास ये वैल्यू बनी, यही इसका जवाब है। वापस इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दो, ये हमारा डिवाइजर है। बाद में इसी वैल्यू को हम फैक्टर कह लेंगे। निकालना फैक्टर था, थोड़ी देर के लिए डिवाइजर ही नाम रखें क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल है, तो डिवाइजर बाद में क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। बच्चों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल जो है ये अपने फैक्टर्स पर कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी इसके जो भी 2 फैक्टर 3 फैक्टर जितने भी बन रहे हैं ये उन पर कंप्लीटली डिविजिबल है। पॉलिनोमियल जो है वो अपने फैक्टर्स पर कंप्लीटली डिविजिबल है। इट मीन रिमाइंडर 0 होगा। उन 2 फैक्टर में से एक फैक्टर उसने दे दिया है, अदर निकालना है। तो हमने डिवीजन एल्गोरिदम के साथ ये पूरी स्टेटमेंट लिखी, उसकी हेल्प से इधर मर्जी आपकी लफ्ज़ डिवीजन एल्गोरिदम लिखें या ना लिखें, रिमाइंडर 0 पुट कर दिया। अब यहाँ पे डिवाइजर और फैक्टर है, इनमें से जो भी एक वैल्यू, यहाँ पे ये डिवाइजर और दूसरी वैल्यू कोशंट है, इन दोनों में से जो भी एक वैल्यू गिवन है उसको उधर डिवाइड कर दें, अदर निकाल लें। अदर वैल्यू यहाँ पे ये मिल गई हमें, तो यही इसका अदर फैक्टर होगा। डिवाइजर को आप बाद में नाम फैक्टर दे दें। आप में से कोई बच्चा सोच सकता है, ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर यहाँ पे आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज नहीं की, तो क्या जवाब हो सकता है? स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन वर्क्स ओनली, उसका प्रोसेस तभी काम करता है जब डिवाइजर लीनियर हो। देखो ना यहाँ पे ये जो जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं ये लीनियर नहीं है, दैट्स वाई यहाँ हम सिंथेटिक डिवीजन नहीं यूज करेंगे। जब ये डिवाइजर लीनियर हुआ करता है तो तब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं, यानी नीचे यहाँ पे कोई लीनियर वैल्यू होती तो फिर हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते। बहरहाल इसलिए यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन नहीं यूज हो रहे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ रेक्टेंगुलर रूम हैज अ वॉल्यूम ऑफ दिस वन, ये उसका वॉल्यूम है, इतनी वैल्यू 7 क्यूबिक फीट है, ये वैल्यू दी हुई। द हाइट ऑफ रूम इज दिस वन, इतने फीट उसकी हाइट है। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। स्टूडेंट्स, फिगर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिगर बना लें तो ज्यादा बेहतर है। फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से 2 स्क्वायर ले लें, ऐसे उनका आपस में दोनों स्क्वायर का क्रॉस बना लें, हर कॉर्नर को उसके साथ दूसरे कॉर्नर, करीबी कॉर्नर के साथ जोड़ दें, तो ये आपका फ्लोर बन जाता है, ये आपका क्यूब बन जाता है। इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है, यानी ये फर्ज कर लो ये फ्लोर है, ये इसका हमें एरिया निकालना है। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ फ्लोर होता है लेंथ इनटू विड्थ। सिर्फ फ्लोर के सेंस में देखें ना तो एरिया ऑफ फ्लोर ये लेंथ इनटू विड्थ होता है, ये 2 डायमेंशन चीज है। लेकिन क्यूब ओवरऑल 3 डायमेंशन चीज है। फ्लोर 2 डायमेंशन चीज है, क्यूब ओवरऑल 3 डायमेंशन चीज है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम को हम वी नाम देंगे, लेट ये वॉल्यूम है, इसको वी नाम दे दिया, एंड हाइट को हम एच नाम दे देते हैं, एक्स।
एक्स प्लस वन, हाइट को हम एच नाम दे देते हैं, दैट इज एक्स प्लस वन। अब जब भी बच्चों वॉल्यूम का जिक्र आ जाए किसी भी क्वेश्चन में तो उधर जरूर वॉल्यूम का ये फार्मूला लगाना है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है 5.3 में भी होंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को भी चाहिए था बुक वालों को ये 5.3 में ही दे देते। मैं थोड़ी देर बाद आपको एक 5.3 का बिल्कुल ऐसा ही सवाल उस जैसा ये भी है मैं बताता हूं, वेट करें। तो जब भी वॉल्यूम का जिक्र आ जाए तो ये वाला फार्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब आपने इन दो को बच्चों इकट्ठा कर लेना है क्योंकि इस क्वेश्चन में एरिया फ्लोर मांगा गया, तो लेंथ और विड्थ को इकट्ठा करके इन दोनों चीजों को आपने नाम दे दिया एरिया ऑफ फ्लोर साथ हाइट। वैसे तो इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगना है, लेकिन बुक वालों ने जो हिंट दिया हुआ है ना वो इसी फार्मूले का दिया हुआ है आपको चाहिए, लेकिन आपको चाहिए कि ये सारी चीज एज इट इज लिखें। बुक वालों ने तो डायरेक्ट सिर्फ यही फार्मूला मेंशन किया है आगे, लेकिन आपने ये तीनों चीजें लिखकर यहां तक पहुंचना है। तो अब आप बच्चों वैल्यू पुट कर दो, आपको बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये सवाल था, क्या दो चीजों का प्रोडक्ट ये एक चीज है, इन दोनों में से एक मिसिंग है, यहां पे भी वही चीज है। दो चीजों का प्रोडक्ट ये देखो ना, दो चीजों का प्रोडक्ट ये चीज है, इनमें से एक चीज मिसिंग है एरिया फ्लोर। ये देखो हाइट भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम भी पुट कर दिया, हाइट भी पुट कर दी, एरिया फ्लोर निकालने बिल्कुल यही चीज। जब भी कोई वैल्यू ऐसे दो चीजों का प्रोडक्ट हो और उनमें से एक चीज गिवन हो और दूसरी मालूम करनी हो तो क्या करना है, जो चीज गिवन है उसको उधर जाके डिवाइड कर दो। यहां पे भी यही काम हुआ है, x प्लस वन पे डिवाइड कर दिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। यहां पे अब चाहें तो आप सिंथेटिक डिवीजन से भी इस सवाल को कर सकते हैं और सिंपल डिवीजन से भी कर सकते हैं। अभी मैंने बोला था कि जब डिवाइजर ऐसे लीनियर हो तो आपको कोशंट निकालने के लिए सिंथेटिक डिवीजन भी लगा सकते हैं और सिंपल डिवीजन भी, लेकिन यहां पे आप सिंथेटिक डिवीजन नहीं लगा सकते हो इसलिए कि ये डिवाइजर जो है इस वक्त यहाँ पे ये लीनियर नहीं है, डिवाइड करने वाली वैल्यू लीनियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये लीनियर है। तो आप कोशंट निकालने के लिए आप अगर सिंथेटिक डिवीजन निकालोगे तो भी यही जवाब आएगा, बल्कि सिंथेटिक डिवीजन से ये जवाब जल्दी आ जाएगा। सिंपल डिवीजन से कोशंट जरा देर के साथ मिलता है, थोड़ा ज्यादा स्टेप बनते हैं सिंपल डिवीजन में, लेकिन अगर इसी सवाल को आप सिंथेटिक डिवीजन से करोगे, मसलन ऐसे सिंथेटिक डिवीजन से करते तो 1, 11, 34 एंड 24 ये देखना एक स्टेप में आपको मिलने लगा है क्वेश्चन। इसको आप 0 पुट करके डिवाइजर -1 बनेगा। ये देखो 1 -1 ये बना 10, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा -10, ये वैल्यू बनी 24, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये -24, ये रिमाइंडर 0, तो क्वोशंट आया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, यही क्वोशंट आ गया। आपकी मर्जी है, सिंथेटिक डिवीजन से कर लें या इससे कर लें। ये सिंपल डिवीजन से कैसे करना है, जैसे इधर मैंने बताया था एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर पे एक्स पे डिवाइड करें तो पहली वैल्यू क्या मिली एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखकर इससे मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज कर लें, ये कट जाएगा, ये 10x स्क्वायर प्लस 34 प्लस 24, इस तरह से 34x प्लस 24, आगे ये इसी तरह से ये 10x पे जाएगा, ये साइन चेंज कर लें, इस तरह से ये कट जाएंगे सारी वैल्यू। तो ये एरिया ऑफ फ्लोर ये आई हमारे पास वैल्यू। स्टूडेंट्स अपनी अपनी अगर थोड़ी देर के लिए आप बुक्स निकालें और देखें, अगर बच्चों आप अपनी बुक निकालें तो बुक का पेज 171 बन रहा है, उस पे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो बिल्कुल वो ऐसा ही है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 5.1 का और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एक जैसे है। उधर भी यही चीज है, जरा देखिएगा क्वेश्चन 6 में द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, उधर वॉल्यूम गिवन है, इफ लेंथ ऑफ वन साइड y-2 है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। तो जब मैं वो छठा सवाल कराऊंगा तो जब मैं ये छठा सवाल कराऊंगा तो ये सवाल भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। मैं जरा यहाँ पे थोड़ी देर 1 मिनट के लिए इस सवाल की तरह एक चेंज करता हूँ।
वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज दिस वन, इफ हाइट इज दिस वन, आगे मैं कह रहा हूं फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। फर्ज कर लो इस सवाल को यूं कर दे, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड, जैसे क्वेश्चन 6 5.3 में कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। तो फिर क्या करना है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल फिर भी इसी तरह ही करना है। आखिर में यहां पर जाकर ये जो चीज आई है इसकी फिर फैक्टराइजेशन कर लें, इसके फैक्टर बनेंगे 6 और 4। तो मिड टर्म ब्रेक करके एक साइड की वैल्यू बनेगी x + 6 और दूसरी साइड की वैल्यू बनेगी x + 4। तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स इसके साथ x + 4 x + 6। और जब हम छठा सवाल करेंगे 5.3 का तो उसको जब हम करेंगे तो उधर बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मैं ये जब क्वेश्चन कराऊंगा ना वो 5.3 का छठा सवाल, तो इसके साथ फिर मैं रिकॉल या रिमाइंड करवा दूंगा। तो यहाँ पे ये बनती है वैल्यू y² - 1 जब आप छठा सवाल करोगे 5.3 का, तो इसके फिर फैक्टर बना लेंगे हम y + 1 एंड y - 1 इनका प्रोडक्ट a - b इंटू a + b। तो लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स आ जाएगी y + 1, y - 1, यानी बिल्कुल छठा सवाल 5.3 का और ये वाला सवाल सेम है। सिर्फ फर्क क्या है, उधर छठे में लिखा हुआ है फाइंड लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स, जबकि यहाँ कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर भी 2 डायमेंशन है और उधर अदर टू साइड्स मांग रहे, तो एक ही बात है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा छठा तो मैं ये वाला साथ रिकॉल करवा दूंगा। अब मैं इस एक्सरसाइज का एक सवाल रह गया है क्वेश्चन नंबर 9, वो मैं कराता हूं, लेकिन बच्चों मैंने जानबूझ के उस क्वेश्चन को एंड पे रखा है, मेरा एक मकसद है, मैं बताता हूं। क्वेश्चन 9 है एक्सप्रेस दिस फंक्शन इन द फॉर्म दिस वन वेयर a इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस फंक्शन को उसने कहा कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, a की वैल्यू 4 है। यहां पे हमने सोल्यूशन में लिखा कि हेयर द गिवन फंक्शन इज दिस वन पॉलिनोमियल फंक्शन एंड ये चीज भी एक गिवन है, यानी जो 2 चीजें गिवन है वो मैंने लिख ली। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये डिवीजन एल्गोरिथम वाले फार्मूले की तरह ये मिलती जुलती चीज है, दैट्स व्हाई इसको डिवीजन एल्गोरिथम वाले फार्मूले से हम उस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ये गौर करें, इसको इससे कंपेयर करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवाइडेंड, जिसको हम पॉलिनोमियल इधर लिखते थे पहले, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो तो यहाँ पे इनफैक्ट डिवाइडेंड जो है वो f ऑफ x है, डिवाइजर जो होगा वो x - a है, q जाहिर है q ऑफ x ये कोशेंट है, और r यहाँ पे रिमाइंडर को r हम वैल्यू दे रहे हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें 2 चीजें फिर निकालनी है, चूंकि डिवाइजर x - a की वैल्यू गिवन है x - 4, ये 2 चीजें मालूम है, डिवाइडेंड एंड डिवाइजर मालूम है, हमें कोशेंट एंड रिमाइंडर ये 2 चीजें निकालनी है। डिवाइडेंड एंड डिवाइजर ये दोनों चीजें मालूम है, हमें कोशेंट एंड रिमाइंडर निकालना है। स्टूडेंट जब भी कोशेंट निकालना हो और डिवाइजर लीनियर हो तो आपकी मर्जी है, आप सिंथेटिक डिवीजन लगा लो या सिंपल डिवीजन लगा लो। सिंथेटिक डिवीजन से कोशेंट जल्दी मिल जाता है, सिंपल डिवीजन से कोशेंट थोड़ा 2-3 स्टेप ज्यादा बन जाते हैं। तो दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन याद रखें, बार बार ये जुमला बता रहा हूं, सिंथेटिक डिवीजन तभी वर्क करती है जब रिमाइंडर जो है वो लीनियर हो, जब डिवाइजर जो है वो क्या हो, लीनियर हो। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस या रिमाइंडर थ्योरम का प्रोसेस या फैक्टर थ्योरम का प्रोसेस वर्क्स ओनली इन द केस व्हेन डिवाइजर इज लीनियर। तो यहां डिवाइजर लीनियर ही है, दैट्स व्हाई आप सिंथेटिक डिवीजन से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैंने दोनों तरह से सिंपल डिवीजन से भी क्वेश्चन निकाला है और सिंथेटिक डिवीजन से भी। साथ ये रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर 0, इधर भी रिमाइंडर 0, आए जैसे मर्जी देख लें। तो नॉर्मल डिवीजन में तरीकाकार ये होता है कि ये जो पहली टर्म अंदर है और इधर जो बाहर पहली टर्म है, इनको डिवाइड करें तो ये बनता है x²। इट मीन यहाँ आपको x² लिखना है, पहले x² लिखकर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज बन रही है। यहाँ पे आप साइन चेंज कर दें, ये नेगेटिव, इसको सॉल्व करें, ये 3x² है -14x + 8। नाउ 3x² को इधर पहली टर्म x से डिवाइड कर लें
तो ये बनती है वैल्यू 3x। इट मीन x प्लस 3x लिखकर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज करें, ये काट दें, यहाँ पे -2x प्लस 8 है, आगे फिर -2 पे डिवाइड करें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी कट गए, आपके साथ ये रिमाइंडर आया। तो हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक हमें कोशंट चाहिए था, दूसरा हमें रिमाइंडर चाहिए। हमें कोशंट एंड रिमाइंडर मिल गया, यही चीज़ें दो चाहिए थी। पहले तो ये लिख लें, हेयर कोशंट इज दिस वन एंड रिमाइंडर इज दिस वन। इधर सिंथेटिक डिवीजन से भी आपने कोशंट और रिमाइंडर निकाल लिया, दोनों तरह से सही है। ये आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0। तो कोशंट और रिमाइंडर को आपने इस वापस इस इक्वेशन में, जिसको हमने नाम 1 दिया हुआ है, इसमें पुट कर दें, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि इस फंक्शन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें। लिहाजा इसमें आपको a की वैल्यू 4 है, x माइनस 4 यानी डिवाइजर तो x माइनस 4 है, और डिवाइडेंड जो है वो f ऑफ x भी गिवन है। तो यहाँ से आपने रिमाइंडर और कोशंट निकाल कर इसमें पुट करेंगे, तो ये फाइनल आपका जो है ये आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को एंड पे रखा है, वजह मकसद क्या है? बेसिकली जो अगली एक्सरसाइज है 5.3 जो है, उसमें यही काम हो रहा है कि हम किसी पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन बना रहे हैं। बेसिकली ये अब पॉलिनोमियल है और इसकी ये क्या है, दिस इज इट्स फैक्टराइजेशन। किसी भी पॉलिनोमियल की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये दोनों वैल्यूज फिर उसके क्या बन जाते हैं, इसके फैक्टर बन जाते हैं। ये दोनों इसके क्या बन जाते हैं, फैक्टर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी यही बात बताई थी। तो किसी भी पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन ये बन गई है। दैट्स वाई हमें आहिस्ता आहिस्ता वो यही मतलब इस एक्सरसाइज से 5.2 की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। तो उसने ये सवाल इधर इसीलिए दिया है कि ये बेसिकली इस पॉलिनोमियल की ये क्या चीज बन चुकी है, फैक्टराइजेशन या फैक्टर बन चुके हैं। जब भी रिमाइंडर 0 हो तो इधर जितनी भी वैल्यूज होंगी 2 या 3, वो इसकी क्या होंगी, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। और ये टोटल राइट साइड इसकी क्या बन चुकी है, फैक्टराइजेशन। तो 5.2 में इंशाल्लाह मेरे अगले लेक्चर में 5.2 में हम किसी भी पॉलिनोमियल के 2 या 3 जितनी भी उसकी पावर होगी उसके मुताबिक फैक्टर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसका थोड़ा सा इससे हटकर तरीका है। बहरहाल यहाँ भी हुई फैक्टराइजेशन ही है, उधर भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। दैट्स वाई इस सवाल को मैंने इसलिए एंड पे कहा, लिखा, कराया है कि आपको इंशाल्लाह इससे अगला मेरा लेक्चर जो है वो फैक्टराइजेशन का होगा। तो ये क्वेश्चन दर हकीकत अगली एक्सरसाइज में होना चाहिए था, या दे देते तो ज़्यादा बेहतर था। तो कोई मसला नहीं, इधर भी यही बात ही है। हमने क्या किया, फैक्टर किए। 5.2 में भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन बनाएंगे।